सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग इस सेशन में जेई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए सारे 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट चाहिए जिसको आप प्रिंट करके फिर सॉल्व कर सके, तो उसको कैसे एक्सेस करना है यहाँ पे आपको 4 इजी स्टेप्स में लिखा हुआ है। आप इसको एक्सेस कीजिए। आप 2019 से लेके 22 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाएंगे इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। और अगर आपको वेब वर्जन इस्तेमाल करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड सी आर फर्स्ट क्वेश्चन। जुलाई अटेम्प्ट में आपको काफी जो सवाल थे वो इजी कैटेगरी के हो सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका सबसे पहला सवाल है। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ वी नॉट विल बी हाउ मच, राइट। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके का सर्किट है, हमसे वी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है और ये वाला जो एंड है हमारा ग्राउंडेड है, तो इसका पोटेंशियल अब जीरो मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे इजी अप्रोच हो सकता है दैट इज दी ई इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना E1/R1। याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, E2/R2 प्लस योर E3/R3। तो हमने यहाँ पे तीनों को ही एक साथ ले लिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे दोबारा से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आप ध्यान से देखें इस ऊपर वाले को अगर हम लोग E1 बोल देंगे, सो 2/1 प्लस 4/1 प्लस 6/1 होल डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ध्यान से देखिएगा, हमें इस किलो ओम को ओम में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ऊपर में भी आपको ये वाला किलो ओम है और नीचे में भी ये किलो ओम है, तो यूनिट्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर में है 2 + 4 6, 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई नीचे में 3 है, तो ये आपको निकल के आ रहा है 4 वोल्ट। और यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट है वही आपका क्या है, दिस वी नॉट माइनस दिस पोटेंशियल, यानी वी नॉट माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो आपका वी नॉट ही यहाँ से आ चुका है 4 वोल्ट। तो इसका आंसर हो गया है 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट तरीका है अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप यहाँ पे क्या है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड पे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0, इसका भी 0, यानी इसका पोटेंशियल 2 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 4 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 6 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल तो है ही वी नॉट, तो इसका भी वी नॉट है और इसका भी वी नॉट है। अब आप सारे के सारे करंट को इस तरीके से मान लीजिए कि इधर I1 है, इधर I2 है और इधर आपका I3 है। तो ये वाला जो नोड है, सो बेसिकली ये तीनों आपको एक ही पॉइंट है, तो यहां पे आप लगा दीजिए KCL। सही बात है। तो जब KCL लगाओगे तो क्या बोलोगे कि सर I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। और सर यहाँ से I1 की वैल्यू आप लिख सकते हो V नॉट माइनस 2/1। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V नॉट माइनस 6/1 इज इक्वल टू 0 फिर से सॉल्व करोगे तो V नॉट की वैल्यू 4 ही निकल के आएगी। तो आपको यहाँ पे दोनों मेथड दिखा दिया है, जो आपको पहले क्लिक कर जाए आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें हमसे कहता है 8 कॉपर वायर of length L and diameter D are joined in parallel to form a single composite conductor of resistance capital R। ठीक है, अगर हम आपके पास, हालांकि वहां पे 8 है, ऐसे ऐसे आपने 8 को पैरेलल में रखा है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक की बात करें कि एक का रेजिस्टेंस कितना है, तो वो आपको हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई एरिया। डायमीटर अगर हमको दे रखा है तो एरिया हो जाएगा πd²/4। तो ये तो एक का हुआ। ऐसे ऐसे आपके पास 8 पैरेलल में है, 8 पैरेलल में है, यानी कि ये जो कैपिटल R है उन 8 का जो इक्विवेलेंट है, क्या हम कह नहीं सकते हैं कि इसको 8 से डिवाइड कर देना पड़ेगा क्योंकि 8 पैरेलल में थे। यानी ये आपका हो जाएगा रो L इंटू 4 डिवाइडेड बाई πd² मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। If a single copper wire of length 12 have the same resistance capital R, then its diameter is how much? अब आपके पास एक सिंगल कॉपर वायर है जिसका लेंथ अब 12 है, जिसका लेंथ अब 12 है। हमसे कहता है कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो मान लेते इसका डायमीटर जो है वो कैपिटल D है, तो इसका रेजिस्टेंस भी हमसे कहता है कैपिटल R है। सो रो 12 डिवाइडेड बाई πd² by 4।
अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में बराबर है तो इनको इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये 4 से 2 हो जाएगा। सो रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू रो इंटू 8L। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका पाई डी स्क्वायर है। तो आप देखिए यहाँ से आपका रो और पाई खत्म है, रो और पाई आपका यहाँ पे खत्म है, और यहाँ पे बेसिकली आपका ये दोनों ही एल एल है, ऐसा स्मॉल एल और कैपिटल एल नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए आपका डी स्क्वायर निकल के आ रहा है 16 डी स्क्वायर, यानी कि कैपिटल डी इज 4 टाइम्स स्मॉल डी। तो यही तो हमें यहाँ पे चाहिए था कि सर ये वाला मेरा 4 टाइम्स स्मॉल डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर है। सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, अब ये सवाल तो आपको बहुत ही आसान सा पूछ लिया। सवाल में क्या पूछ रहा है? अ करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर flows in the circuit as shown in the figure. The value of potential difference between A and B will be how much? तो भैया हमसे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, हमसे VA माइनस VB पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा करंट इनटू पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट। सही बात है। अब आपकी करंट की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू है जनाब 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, और आर इक्विवेलेंट नहीं सॉल्व कर लोगे। ये आपका 10 है, ये आपका 15 है, तो 10 और 15 आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट निकालिए। ये आपको हो जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5। तो ये आपको हो रहा है ऊपर में 50/15 यानी कि 10/3। ठीक है, अब ये जो 10/3 है इस 10 के साथ और इस 5 के साथ आपस में सीरीज में है। तो यहाँ पे 10/3 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि प्लस 15 कर देंगे, प्लस 15 कर देंगे, और ये आपको किलो ओम है तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो मुद्दे की बात है ये दोनों तो आपस में सलट लेंगे। ये आपको हो जाएगा 15 और यहाँ पे आप एलसीएम मार लोगे, ये आपको हो जाएगा 45, ये आपको हो गया है 55/3। तो ये मुझे निकल के आ रहा है 5 इंटू 55 बोले तो 275 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखिए पोटेंशियोमीटर का सवाल है, राइट? तो डायग्राम नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है। लैंग्वेज से ही आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट? क्या कहता है? इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, this cell is now replaced by another cell of EMF 1.80 volt. The difference in the balancing length of the potentiometer wire in the above condition will be how much? तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपका पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? पहला इक्वेशन बनेगा कि सर जो बैलेंसिंग लेंथ है वो जो आपका पोटेंशियल है सेल का वो 1.20 है, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ पे K मान लेंगे और बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे 36 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में सेल इज 1.80, पोटेंशियल ये जो आपका होगा ग्रेडियंट वो सेम रहेगा, राइट? नाउ द न्यू बैलेंस लेंथ, बैलेंस पॉइंट को मान लेते हैं X, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले आपको x चाहिए रहेगा, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो k से k आपका यहाँ पे सेलेक्ट लिया है, ये आपको बेसिकली 1.2/1.8 है, बोले तो इसको आप 12/18 कर सकते हैं। ये आपको 36/x हो रहा है, तो इसको कट किया तो ये 3 हो रहा है, और यहाँ से x आपको बाबा 54 आ जाएगा। अच्छा, क्या हमसे 54 पूछा है सवाल में? नहीं, हमसे पूछा है दोनों के बैलेंसिंग लेंथ का डिफरेंस क्या है। तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा 54 माइनस पहले कितना था 36। सो आंसर जो है इसका 18 होने वाला है। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, बहुत ही आसान सा सवाल। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको आंख से ही दिख रहा होगा यहाँ पे। द करंट आई इन द गिवन सर्किट विल बी हाउ मच? हमसे ये करंट पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि करंट हो जाएगा जो भी आपका पोटेंशियल है 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय सर्किट का आर इक्विवेलेंट। अब आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है,
राइट। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको इसको रीअरेंज करना पड़ सकता है। इसको आप टर्मिनल ए बोलिए, इसको आप टर्मिनल बी बोलिए, और ए और बी के बीच में जो ये रेजिस्टेंसेस है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बना दीजिए। ये आपका ए वाला एंड है, ये वाला आपका बी एंड है। तो आप पाएंगे कि डायग्राम जो है आपका कुल मिला के कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम, और बीच में आपका 2 ओम था। अब क्योंकि बैलेंस्ड है तो 2 ओम को तो यहां से आपने उड़ा दिया। तो अब ये क्या हो गया है, ये 4 और 4 सीरीज में है तो 8, ये 4 और 4 आपका सीरीज में है तो 8, और ये 8 और 8 आपस में पैरेलल में है तो 4। तो ये आपका बेसिकली 4 है। सो 40/4 दैट इज योर 10 एम्पियर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मीटर ब्रिज का सवाल है ना, तो पोटेंशियोमीटर भी आ रहा है, मीटर ब्रिज भी आ रहा है। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ मीटर ब्रिज सर्किट एज शोन इन द फिगर। द बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो है आपका 40 सेंटीमीटर है, यानी जो दूसरा बचा हुआ हो गया वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये नाउ को छोड़ो, इसके पहले जो 2 लाइन पढ़ा है उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। P का रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, Q का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। यही तो इक्वेशन बनाओगे ना, लेंथ का रेशियो। अच्छा सर, लेकिन सर हमारे पास P रेजिस्टेंस तो है, वो सर 4 है, ये वाला Q है, ये वाला सर 4/6 है। तो यहां से दिख रहा है कि Q की वैल्यू 6 ओम आनी चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। अब हमसे क्या बोलता है, अब हमसे बोला कि आपने P के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में और जोड़ दिया है। An unknown resistance X is connected in series with P. Now the new balancing length is found to be at 80 सेंटीमीटर। यानी कि अब नया ये 80 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब आपने P के साथ सीरीज में एक X भी जोड़ा है। तो अब रेशियो में यहां पे सिर्फ P थोड़े ना लिखोगे, अब लिखोगे P प्लस X डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 80/20। समझ में आ रही मेरी बात। अब ये 20 इसको कट करेगा, ये तो 4 हो जाने वाला है। P की वैल्यू हमको 4 ऑलरेडी दे रखी थी, राइट। और Q की वैल्यू हमने ऊपर अभी अभी देखी है, 6 आ रही है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी X की वैल्यू 20 ओम निकल के आएगी। सो 20 इज इंडीड द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, आई होप एकदम सवाल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखो, फिर से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो। द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द बैटरीज, हाउ मच हमसे करंट आई पूछ रहा है। तो आपको दिखना चाहिए ना कि 3 × 6 इज 18, 3 × 6 इज 18। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इस 5 ओम को सिस्टम से ही उड़ा दो, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई भी रोल नहीं है। लो, इसको छुपा दिया, राइट। अब तो आपका गेम ओवर हो गया ना। 3 और 3 6, 6 और 6 12, और ये 6 और 12 आपस में पैरेलल में है, राइट। यानी कि 6 × 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 दैट इज योर 18। तो ये आपको निकल के आ रहा है 4 ओम। अब ये 4 ओम इस 2 ओम के साथ सीरीज में है, तो 4 + 2 6। तो R इक्विवेलेंट जो है वो 6 ओम है। बैटरी आपका 6 वोल्ट है, तो करंट 1 एम्पियर नहीं हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से देखिएगा, अगेन पोटेंशियोमीटर के ऊपर आपको सवाल आ गया है। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का। सवाल में कहता है कि अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 300 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 780 ओम एंड अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। तो डायग्राम इसका बनाना आना चाहिए, बिना डायग्राम बनाए सवाल में फंस जाएंगे। आपके पास यहाँ पे एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, और पोटेंशियोमीटर वायर ये वाली वायर होती है। इसको मैंने व्हाइट कलर दे दिया है, जिसे हम काम की वायर कहते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर है ये वाली चीज आपकी 4 वोल्ट की है, ये वाली चीज आपकी 4 वोल्ट की है, ये जनाब आपके 780 ओम के है। अच्छा,
फिर हमारे पास क्या है, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, द लेंथ ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल ऑफ ईएमएफ 20 मिलीवोल्ट इज 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास कोई सेल होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, और नल पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है। नल पॉइंट हमारा कितना दूर है भैया, तो 60 सेंटीमीटर है। दिस फेलो इज योर 60 सेंटीमीटर, राइट, एंड दिस फेलो, दिस ई इज इक्वल टू 20 मिली वोल्ट, यानी 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। तो ये तो इसका डायग्राम बना है, परफेक्ट डायग्राम, ठीक है। और ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको आर मान लेते हैं, और इसका लेंथ जो है वो आपको सवाल में 300 सेंटीमीटर बोले तो 3 मीटर दे रखा है। अच्छा, आर निकालना है, राइट तो आप सभी को पता है ना कि ये जो E होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग पॉइंट या फिर नल पॉइंट। E की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ दे रखा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि अगर हमने इसको AB बोला है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। और ये VAB क्या होता है? तो भैया जब आपका नल पॉइंट अचीव हुआ था तो करंट सिर्फ ऐसे ही घूम रहा है सर्किट में, सिर्फ ऊपर वाले में ही करंट घूम रहा है, तो VAB निकालना कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। VAB क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो भी करंट रहा होगा, लेट अस से I, नीचे में कोई करंट नहीं है, इसमें जो करंट रहा होगा सो बेसिकली I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय X डिवाइड बाय L। और I कितना हो जाएगा? I सर मेरा हो जाएगा 4, ध्यान से देखिएगा 4, राइट, डिवाइडेड बाई 780 प्लस आर, 780 प्लस आर, और ऊपर में एक आर तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई एल। तो ये है जो है मेरा ओवरऑल इक्वेशन है फॉर सॉल्विंग। सो 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 4 इंटू आर डिवाइडेड बाई 780 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई एल। एक्स की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में रखो, तो नीचे वाले को भी सेंटीमीटर में ही रखो, 300 सेंटीमीटर रख दो, ताकि इसको ऐसे कट करना मेरे लिए आसान हो जाए, 1/5 हो जाए। ठीक, अब इस 5 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 5 इंटू 20 100 हो जाएगा। तो ये आपको कट के इसके साथ 100 और 100 इसके साथ जब मिल जाएगा तो ये आपको 10⁻⁻1 हो जाने वाला है। ठीक बात है। अच्छा सर, तो ये आपके पास इफेक्टिवली कितना आ गया है? 10⁻⁻1 बोले तो 1/10 इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई 780 प्लस आर। अब क्या ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 780 प्लस आर इज इक्वल टू 40 इंटू आर, यानी कि यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो 780 इज इक्वल टू 39r, यानी कि सर r इज इक्वल टू 20 ओम्स। आपको निकल के आंसर आ रहा है 20 ओम्स। क्लियर है? तो सवाल आप देख सकते हैं प्योर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए, तो हमने यहां पे डिटेल में सॉल्व किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको ये रिपीटेडली पूछा जा चुका है, 2021 में भी 2 बार पूछा गया था, 22 में भी ये शायद तीसरी बार पूछा जा रहा है। सवाल में क्या कहता है, two sources of equal EMFs are connected in series. This combination is connected to an external resistance capital R. Right? R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंसेस है सेल के। सो बेसिकली इसका चित्र जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि आपका पहला सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये आपको पूरा सर्किट इस तरीके से है आपस में। ठीक बात है। सेल का ईएमएफ सेम था, बस रेजिस्टेंस जो है इंटरनल वाला वो अलग अलग है। फिर हमसे कहता है कि बताइए ये कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट पहले वाला जो सेल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होनी चाहिए। यानी कि सर्किट में अगर आई करंट है तो हमको पता है ना कि ये जो VA माइनस VB है उसको आप लिखते हो E माइनस आई इंटू R1। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि ये वाली टर्म ही पूरी 0 होनी चाहिए, ये वाली पूरी टर्म ही 0 होनी चाहिए। तो अगर इसको रीअरेंज करें तो आप देखेंगे कि I इज इक्वल टू E बाई R1 आ रहा है। लेकिन आप I को एक और तरीके से तो लिख सकते थे, सर्किट का जो नेट EMF है E प्लस E यानी कि 2E डिवाइडेड बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे।
जब ऐसे लिखा है तो आपका खेला ही नहीं खत्म हो गया है। 2 इंटू आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर, यानी कि सर कैपिटल आर इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल आपने यकीनन पहले भी सॉल्व किया होगा। चलिए ध्यान से देखिए। अ डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर and an alternating current of peak value 4 ampere flow through a resistance of 3 ohm and 2 ohm resistances. So मुद्दे की बात है कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपके पास 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे 2 ओम का। इसमें जो आपको करंट फ्लो कर रहा है वो आपको डायरेक्ट करंट है, दैट इज योर 4 एम्पियर। लेकिन इसमें जो आपको करंट फ्लो कर रहा है वो है पीक करंट, राइट। लेकिन जो हम लोग फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हीट निकालने के लिए, अगर आपका ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है तो वहां पे आप आई आर एम एस का इस्तेमाल करते हैं हीट निकालने के लिए। तो ये तो पीक करंट है 4 एम्पियर, तो यहाँ पे जो आप करंट का इस्तेमाल करोगे ना वो आर एम एस करो, दैट इज आई नॉट बाई रूट टू। सो 4 बाई रूट टू आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 4 बाई रूट टू एम्पियर करंट नीचे में फ्लो कर रहा है हीट सॉल्व करने के लिए। The ratio of heat produced in the two resistance in the same time interval is how much? So basically H1 by H2 जब आप इस्तेमाल करेंगे तो I square RT अपॉन I square RT करना है ना, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू आर टी इंटू आर इंटू टी, और नीचे में आपका हो जाएगा 4 बाई रूट टू का स्क्वायर, बोले तो 4 स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो इसको सॉल्व करना है, टाइम से टाइम खत्म, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर खत्म हो जाएगा आपका, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी 3:1 इस सवाल का जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 मीटर ब्रिज का आपके सामने ये एक और प्रश्न, राइट। कहता क्या है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस एस, ये जो है आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज शोन एट पॉइंट डी। अच्छा, सो एस और आर आपके पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ आर इज इक्वल टू, और बैलेंस लेंथ 30 अपॉन 70, 30 अपॉन 70 ना लिखोगे भाई साहब, 100 माइनस 30, तो या तो आपका 70 हो गया है। अच्छा सर, इफ R इज इक्वल टू 5.6 किलो ओम देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S विल बी हाउ मच। तो आपके पास S की वैल्यू नहीं है, आपके पास R की वैल्यू है 5.6, ये आपको हो जाएगा 3/7। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपको कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.6, ये आपको कटेगा तो 7/8, राइट। सो ये आपको हो जाएगा 0.8, ये आपको आ रहा है 2.4 किलो ओम, यानी कि सर 2400 ओम। क्यों 2400? क्योंकि हमको आंसर ओम में ही चाहिए था। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो आपको काफी आसान सा सवाल आ गया। अब ये सवाल जो है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान से पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग अलग पैरामीटर के साथ वेरिएशन पूछ रहा है कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो सबसे पहले ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला आपके पास है ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई रिलैक्सेशन टाइम, और एक फॉर्मूला आपके पास है आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यहां से देखें, आप यहां से देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, एक तो ये तो निकल ही रहा है, और यहां से अगर आप ध्यान से देखें सो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, और यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, राइट। तो पहला बोलता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, राइट, तो जो कोलिजन्स है वो या फिर जो एजिटेशन है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा। आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन्स, वो घट जाएगा।
और अगर टाउ घट जाएगा तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगा. सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, वो सही है. सो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो आपका सही है, वो आपका सही है. ठीक है. अच्छा, अगर स्टेटमेंट नंबर ए सही है तो स्टेटमेंट नंबर ई, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो सरासर गलत हो जाने वाला है. स्टेटमेंट नंबर डी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो यहां से आपको दिख रहा है कि वीडी इज इनवर्सली रिलेटेड टू कैपिटल एल, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, अज्यूमिंग कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं पे दिख रहा है कि वीडी इसके साथ डिपेंड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. यानी ए और डी तो आपको पहले ही मिल चुका है. दिक्कत आती है कि स्टेटमेंट नंबर बी भी यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल किया होगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर, वो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है ना. तो आप अगर इसके साथ इनवर्स को ट्रू बोलोगे तो आप फिर इसके साथ भी ट्रू बोलो ना, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है ना. तो ये वाला भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे इसका, तो उन्होंने ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी को जो है सही दिया है. ए और डी को स्टेटमेंट को सही करार किया है, लेकिन बी को सही करार नहीं किया है. यहीं पे मेरा भी सवाल उठता है. हालांकि आप सभी को पता है कि कुछ कुछ सवाल आप कितना भी कह दे कि सही रहा था, लेकिन एनटीए ने उसको चेंज नहीं किया था एट द एंड ऑफ द डे. तो इस सवाल में आपके साथ एक इशू मुझे नजर आ रहा है. आप कमेंट करके अपना भी रिव्यू जरूर से मुझे शेयर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस रिमेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर ऑफ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, द बैलेंसिंग लेंथ AC मीटर ब्रिज है, corresponding to a null deflection of a gallanometer is 40 सेंटीमीटर. राइट, ये जो है आपका 40 सेंटीमीटर है, बोले तो ये 60 सेंटीमीटर है. द बैलेंसिंग लेंथ इफ द रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल्ड विल बी डैश सेंटीमीटर. तो अभी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर पे है, लेकिन अगर हमने इस वायर का रेडियस को ही डबल कर दिया तो क्या होगा. बात को समझिएगा. ये लेंथ अगर आपका L1 है, ये लेंथ अगर आपका L2 है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है. कॉन्सेप्ट कहता है कि R1 बाई R2 शुड बी इक्वल टू L1 बाई L2. लेकिन ये L1 बाई L2 आया कहां से. मुद्दे की बात क्या होती है, मुद्दे की बात ये होती है, लेट अस डीप डाइव, है ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं. इसका रेजिस्टेंस R3 मान लिया और इसका रेजिस्टेंस R4 मान लिया, तो हम लोग तो बेसिकली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जनाब ये R3 और R4 होता क्या है, वो होता है रो इंटू लेंथ L3 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन रो इंटू L4 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया. और क्रॉस सेक्शन एरिया में ही आपका जो है वायर का, इस वाले वायर का रेडियस छुपा हुआ होता है. तो अगर आप देख रहे हैं ना कि एरिया कट जा रहा है, यानी कि रेडियस पे अगर ये लेफ्ट से लेके राइट तक, अगर लेफ्ट से लेके राइट तक एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि यूनिफॉर्म रेडियस है, तो फिर रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर का एरिया नीचे का एरिया कट जाने वाला है. सिर्फ ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रेडियस को डबल भी कर दिया तब भी फर्क नहीं पड़ता है. बैलेंसिंग लेंथ आज भी 40 सेंटीमीटर ही होना है. क्लियर है एकदम, राइट. चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. ठीक, ये सवाल में बहुत से बच्चों ने मिस्टेक करी है, बहुत से. सवाल बहुत ही आसान लेकिन बहुत गलतियां हुई है. अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज ड्रॉन आउट सो दैट its length is increased by twice of its original length. कहने का मतलब है कि अगर आपके वायर का पहले का लेंथ L था, तो अब लेंथ कितना है. It is not increased to twice the length, it is increased by, यानी पहले L था, अब L के अलावा उसमें और 2L ऐड हो गया है. Increased by twice the length, यानी कि अब फाइनल लेंथ आपका 3L है. फाइनल लेंथ आपका 3L है. आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस आपका होता है रो L बाई A, लेकिन इस तरीके के वायर को इलोंगेट करने के क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं कि वायर का वॉल्यूम नहीं बदला, यानी आप एरिया को लिख सकते थे वॉल्यूम बाई लेंथ, राइट. सो ये आपको हो जाएगा रो L स्क्वायर बाई वॉल्यूम. तो रो आपका कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर. तो अगर आपका
लेंथ 3 टाइम्स हुआ है तो आपका रेजिस्टेंस भी तो 9 टाइम्स हुआ होगा, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर है। तो आपका सवाल था न्यू रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल, राइट? यानी कि अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था तो फाइनल रेजिस्टेंस 9R रहा होगा, तो आंसर है 9:1। क्लियर है? चलिए, तो ये अपना रहा क्वेश्चन नंबर 15। यहां हमसे कहता है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो सबसे पहले तो भैया ये करंट सेंसिटिविटी होता क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में है तो उसके अंदर में आप एक फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज योर NIAB इज इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो आपको होता है थीटा बाई आई, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पे कितना डिफ्लेक्शन करेगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो थीटा बाई आई कितना है जनाब? थीटा बाई आई इज इक्वल टू NAB अपॉन C, जहां पे N नंबर ऑफ टर्न्स है, A आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट? B फील्ड है और C टॉर्शनल कांस्टेंट है। अच्छा, एरिया ऑफ द कॉइल है ये A। नाउ हमें इसको बढ़ाना है, इस पूरे टर्म को अगर आपको बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना होगा। यहां पे क्या लिखा है? डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, नॉट पॉसिबल। एरिया को बढ़ाना होगा, इंक्रीजिंग फील्ड, हाँ फील्ड को बढ़ाने से भी आपका काम बनेगा। डिक्रीजिंग द एरिया, गलत बात है, एरिया को भी बढ़ाना चाहिए था। डिक्रीजिंग द टॉर्शनल कांस्टेंट, ये सही बात है, अगर सी डिक्रीज करोगे तो ओवरऑल आपका चीजें बढ़ जाएंगी, तो ये भी सही है। सो बी और डी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। ठीक, चलिए, तो ये आपको फॉर्मूले के ऊपर फुल ऑन सवाल टिका हुआ था। इसमें देखिए, एज शोन इन द फिगर, अ पोटेंशियोमीटर वायर of resistance 20 ohm and length 300 centimeter is connected with a resistance box and a standard cell of EMF 4 volt. For a resistance capital R of resistance box, right, introduced in the circuit, the null point for a cell of 20 millivolt is found to be at 60 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली आपको बिल्कुल पुराने सवाल जैसा ही है, बस वहां पे कुछ और पूछा था, यहां पे कुछ और पूछ रहा है। इसके पहले वाले सवाल में इसका रेजिस्टेंस पूछा था, अब इस बारी इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, बाकी डेटा सब कुछ हूबहू सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है? E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, राइट? इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये आपको 20 मिली वोल्ट है, सो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 K वॉज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी अपॉन लेंथ इंटू एक्स। अच्छा सर, सो 20 इंटू 10 टू द पावर -3, VAB क्या था? VAB आपको था 4 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस, और इस बारी हमें पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ये हमें दे रखा है। सो 20 राइट मल्टीप्लाइड बाई 20, ये आपको हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल AB मल्टीप्लाइड बाई x बाई L। तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है? बैलेंसिंग लेंथ आपका 60 सेंटीमीटर है और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कैपिटल L जो है वो 300 सेंटीमीटर था। आपको इसको सॉल्व करके इस कैपिटल R को निकाल लेना है। तो ये आपको कितना हो जाएगा? इसको कट किया तो ये आपको आ जाने वाला है 5, इसको कट किया तो ये आपको हो जाने वाला है 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला 4 जब इसको कट करेगा तो ये आपको हो जाने वाला है बेसिकली 5। ठीक बात है? अच्छा, तो ये आपके पास कितना आ रहा है? दिस इज टर्निंग आउट टू बी योर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई योर R प्लस 20। ठीक बात है? अगर आप ध्यान से देखें इस 10 टू द पावर -3 को आप नीचे लेके जा सकते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, राइट? ये आपको हो जाएगा 1000 एंड 5 बाई 1000 इज नथिंग बट 1/200। सो ये बेसिकली आपको 1/200 है। अब क्या बात, अब तो आपका सवाल ही खत्म हो गया है। ये आपको R जो है 780 निकल के आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें एग्जैक्ट 780 पहले वाले क्वेश्चन में दिया था और हमें 20 निकालना था, तो क्वेश्चन हुबहू रिपीट भी हुआ है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट बेस्ड, आसान सा सवाल है। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम इज कट इनटू 4 पार्ट्स, यानी अब हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस 20 ओम है। These parts are now connected in parallel। अब 4 20 ओम को अगर आप पैरेलल में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 ओम, जो कि एक सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2, two resistance 2R and 3R are connected in parallel in a electric circuit,
राइट। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक आपका 2R है, एक आपका 3R है। 2R एंड योर 3R, द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 3R एंड 2R विल बी इन द रेशियो। अब दोनों के अक्रॉस भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने सेम ही लगाया है क्योंकि पैरेलल में है। तो हमसे पूछ रहा है थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 3R एंड 2R। सो बेसिकली H2 बाई H1 पूछ रहा है, नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला। अब ये क्या होता है, ये आपको होता है V स्क्वायर बाई RT, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका कॉमन टर्म था। H इज बेसिकली V स्क्वायर बाई R इंटू टी, तो दोनों के लिए आपको V कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, यानी R के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। सो बेसिकली R1 बाई R2 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2/3, तो आंसर 2/3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ही आपका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, तो 17 का सी जो है सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो आपके पास बेसिकली एक ऐसा बल्ब है, राइट, और इसका आपको रेटेड वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट 100 वॉट है। यानी पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई पी। सो एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे आप V0 बोल दीजिए और इसको यहाँ पे आप P1 बोल दीजिए। तो ध्यान रखना है कि ये आपको V0 स्क्वायर बाई P1 है, काम पड़ेगा। दूसरा भी बल्ब है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। दूसरा बल्ब जो है इसका भी रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट पावर लेकिन 60 वॉट है, राइट। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपको हो जाएगा V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, अगर हमने इसको P2 बोला है, और ये तो खैर V0 ही रहेगा। ठीक है, ये जनाब V0 ही रहेंगे। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 220 वोल्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन, आपने इन दोनों बल्ब को आपस में सीरीज में लगाया है, और अब ये जो आप बल्ब की जगह रेजिस्टेंस दिखा सकते थे इस तरीके से, ये जो सप्लाई है अब दोनों के अक्रॉस वो भी 220 वोल्ट ही है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, राइट। द पावर कंज्यूम्ड बाई 100 वॉट बल्ब विल बी हाउ मच। तो ये जो पहला वाला बल्ब है उसके अक्रॉस पावर कितना है हमसे पूछ रहा है। तो पावर जो होगा अब इस वाले बल्ब के अक्रॉस जो होगा दैट इज इक्वल टू सर्किट में जो आपको करंट है I स्क्वायर इंटू R1। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल को स्मार्टली सॉल्व करने का तरीका। करंट कितना है, करंट आपको हो जाएगा ये जो आपको V0 है, V0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपको करंट है, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1। लेकिन मजा तब आएगा जब आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। R1 आपका इतना है ना, R1 इज योर V0 का स्क्वायर, दिस इज योर V0 का स्क्वायर बाई P1, प्लस ये आपका है V0 का स्क्वायर बाई P2 ब्रैकेट स्क्वायर, और R1 को दोबारा से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1। इसको आप थोड़ा सा जो है ना जनाब सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V0 ये स्क्वायर खत्म होगा। यहाँ पे ये आपको V0 को जब बाहर कॉमन खींचोगे तो स्क्वायर की वजह से वो स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, तो ऊपर का V0 स्क्वायर और अंदर का V0 जब बाहर निकला होगा तो वो सब आपस में कट जाने वाला है। क्लियर है। सो मुद्दे की बात है कि यहाँ पे आपको जो होगा P1 इंटू P2 आपको ऊपर चला जाएगा। सो ये बेसिकली हो जाएगा P1 इंटू P2 का स्क्वायर, और रादर P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/P1। सो मुद्दे की बात है कि यहां से आपको कितना निकल के आ रहा है, आपको जो सॉल्व करना है वो बेसिकली ये P1 ऊपर वाले P1 को एक बार कट करेगा और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा P2 अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ यहाँ पे डेटा पुट करना है विदाउट बीइंग गेटिंग कंफ्यूज्ड। P1 की वैल्यू जनाब आपको 100 है, P2 की वैल्यू आपको कितनी है 60, सो 60 अपॉन 100 प्लस 60 यानी कि 60 अपॉन 160। सो बेसिकली 6/16 का होल स्क्वायर है वो जनाब, ये आपको हो जाएगा 3, ये आपको हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 19 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64।
अब इसको तो प्यार से सॉल्व कर सकते हैं ना, आप इसको सॉल्व करेंगे 14.06 निकल के आएगा। हमें इसे राउंड ऑफ करके आंसर देना है तो 14 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल क्या है कि अगर आप इसको एंड में आके डेटा पुट करेंगे तो आपके लिए सॉल्विंग आसान होगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही R1 R2 को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उससे फिर क्या होता है, कैलकुलेशन आपको इतना फिर ये डिफिकल्ट लगने लगता है कि आप इसको बीच में आके फिर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है कि आपके पास जो है 2 मेटालिक वायर्स है ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस कनेक्टेड इन सीरीज। सो यहां पे बना देते हैं, एक ऐसा वायर है, डायमेंशन आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का लेंथ जो है बेसिकली सेम टू सेम है। ठीक है, इसका लेंथ भी LA, इसका लेंथ और एरिया LA, लेकिन इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमसे कहता है द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज हाउ मच। ना इक्विवेलेंट इफेक्टिव, ये जो भी टर्म है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम इस 2 वायर की जगह एक सिंगल वायर का इस्तेमाल करें ऑफ सिमिलर डायमेंशन, यानी कि अब इस सिंगल वायर का लेंथ 12 होगा और एरिया तो A ही होगा, तो इसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए ताकि दोनों सिस्टम का रेजिस्टेंस सेम रहे। यही मतलब होता है ना इफेक्टिवनेस का, दोनों सिस्टम का रेजिस्टेंस सेम रहे। सही बात है, यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस को R1 बोला है, इसका रेजिस्टेंस को R2 बोला है और इसका रेजिस्टेंस को R बोला है, तो R शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। खत्म। R की वैल्यू रो L बाई A नहीं, रेजिस्टेंस आप लिखते हो ना रो L बाई A, अब ये नहीं इस्तेमाल करना, रो का उल्टा होता है सिग्मा, सो बेसिकली L अपॉन सिग्मा इंटू A। तो पहले वाले में ये हो जाएगा 12 अपॉन सिग्मा इंटू A इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा 1 इंटू A प्लस L अपॉन सिग्मा 2 इंटू A। अब इसको आपको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। सो यहां से आपका L बाई A समाप्त हो जाएगा। दिस इज योर 2 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मजे आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो बहुत ही हद आसान सा सवाल है। हमसे पूछता है कि I की वैल्यू कितनी है। अगर हमने इस पॉइंट को A बोल दिया है, इस वाले पॉइंट को हमने B बोल दिया है, तो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक कोई एलिमेंट नहीं, यानी ये वाला पॉइंट भी A, और यहां से लेके यहां तक कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी B हो जाने वाला है। सो मुद्दे की बात ये है कि आपका ये 9 ओम भी A और B के बीच में है, ये 9 ओम भी A और B के बीच में है, और ये 9 ओम भी A और B के बीच में है, यानी ये तीनों 9 ओम आपस में पैरेलल में है। तो सर्किट का जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 9/3, बोले तो 3 ओम, राइट। तो I कितना हो जाएगा, 6/3, दैट इज योर 2 एम्पियर। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है सवाल में, ये आपको बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है। असर्शन alloys such as Constantan and your magneton are used in making standard resistance coils। ये बेसिकली आपको एक ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ फैक्ट स्टेटमेंट, राइट। सवाल उठता है कि क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, सो बेसिकली ये जो हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं कॉइल्स के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि अगर कॉइल का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो तो कॉइल का रेजिस्टेंस भी फ्लक्चुएट करे। आई वांट द रेजिस्टेंस टू रिमेन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, इट शुडंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर मच। अब हमको पता है ना कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस का संबंध है वो कुछ इस तरीके के फॉर्मूले से दिया जाता है, जहां पे अल्फा आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है। हमसे यहां पे कहता है रीजन में, कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नेटन हैव अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमसे कहता है कि ये जो अल्फा है बहुत ही स्मॉल है। हाँ, अगर अल्फा बहुत स्मॉल हुआ तो टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से R0 कुछ खास बदलेगा नहीं, R0 मल्टीप्लाइड बाई
1 ही हो जाने वाला है। अगर अल्फा बहुत छोटा हुआ तो ये पूरे टर्म को आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही कर देंगे, यानी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाने वाला है। तो ये ये जो आपका रीजन है, ये रीजन भी आपका सही रीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि दोनों चीज ट्रू है और रीजन सही है। क्लियर है? सही बात है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है सेशन का, क्वेश्चन नंबर 22, एंड दिस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व्ड वेरी वेरी केयरफुली। देखिएगा, 1 मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स x एंड y। अच्छा, तो ध्यान से, ये आपके पास एक वायर है, आपके पास एक वायर है, इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है। अच्छा सर, आपने जो है जनाब इसको दो अलग अलग वायर में ब्रेक किया है, लेकिन दोनों का लेंथ कितना है वो आपको अनइक्वल है ना, इक्वल नहीं है, अनइक्वल लेंथ है। तो मैंने बोला कि अच्छा, अगर पहले का लेंथ l है, एरिया तो a ही होगा, तो दूसरे का लेंथ 1 माइनस l हो जाएगा और एरिया a ही होगा। ये वाला x वायर है, ये वाला y वाला वायर है। अच्छा, अब ध्यान से, तो इस वाले का जो रेजिस्टेंस होता, इस वाले का जो रेजिस्टेंस होगा, इसको हम Rx कह देते हैं, ये आपको हो जाएगा रो एल बाई ए, सो रो एल बाई ए। और इस वाले का जो रेजिस्टेंस होगा Ry कह देते हैं, रो एल की जगह 1 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। यहां तक क्लियर है बात एकदम? अच्छा, फिर क्या बोला, अच्छा, द एक्स पार्ट ऑफ द वायर, अब जो x वाला वायर है दैट इज स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वायर w। ओहो हो, आपने इस वाले वायर को जनाब अब थोड़ा सा खींच दिया है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा कैसे खींचा है, द लेंथ ऑफ w इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ x। तो ये जो आपका w है ना, इसका लेंथ अब 2l है। तो आप भी जानते हैं कि अगर लेंथ को डबल किया है तो एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि भैया वॉल्यूम को तो मेंटेन रखना है। एरिया हाफ हो गया है, तो ओवरऑल आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस अगर पहले वाला Rx था तो अब बाद वाला रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस अब जो है 4 टाइम्स हो जाने वाला है पहले वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको होता है रो एल बाई ए, लेंथ डबल किया और एरिया हाफ किया, तो ओवरऑल 4 टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखना है इस बात को, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आगे बढ़ते स्टेटमेंट को, लेंथ ऑफ w is twice the length of x and the resistance of w is twice that of y। तो हमको इक्वेशन कहता है कि ये जो w का रेजिस्टेंस आया है 4x, वो ry का ट्वाइस है। ओके सर, तो ये आपको इसको कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू rx की वैल्यू कितनी है, रो एल बाई ए इज इक्वल टू, और ry की वैल्यू कितनी है, रो 1 माइनस एल बाई ए। अगर आप ध्यान से देखें तो रो ए यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, दिस इज योर 2 इंटू एल 1 माइनस एल, तो जनाब एल इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। यानी कि x का जो लेंथ है वो आपको बेसिकली 1/3 मीटर है, तो y का लेंथ कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर। हमसे तो x और y का लेंथ का रेशियो पूछ रहा है, सो आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन 2/3, बोले तो 1:2। सो दिस क्वेश्चन इज इंडीड अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि इतना यहाँ पे चेंजेस हो रहा है कि बच्चा कंफ्यूज बहुत हो जाता है। तो अगर आप इसको प्यार से डायग्राम बना के करेंगे तो आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया है। सेशन को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो बने रहिए, आपके 2023 का एग्जाम हो, 24 का एग्जाम हो, जुड़े रहिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।